हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डुक्रेक्स में। मैं हूं रितिका और आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो हमारा मैच्योर स्पर्म होता है। ठीक है, मैच्योर हमारा जो मैच्योर जो स्पर्म होगा वो किस तरीके से दिखेगा, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस हैं, वो सारा हम हमारी आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और सबसे पहले स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से जो स्पर्म है वो दिखता है बच्चों। ठीक है, ऊपर की साइड उसका हेड होगा, नीचे की साइड उसकी टेल होती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसी तरीके से आपको दिखेगा कि क्या होगा। ये जो अपर साइड है ये हमारा हेड हो जाएगा और जो टेल है इस तरफ में हमारी जो टेल है वो हमें देखने को मिलती है। क्लियर। अब करते हैं किसके बारे में, स्पर्म का मतलब क्या हो, स्पर्मेटोजोन जो हम बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है। स्पर्म का मतलब है सीड बच्चे। ठीक है, स्पर्म का क्या मतलब है, सीड। और वहीं पे जोन, स्पर्मेटोजोन बोल रहे हैं यानी कि सिंगल है, उसका क्या, जोन का क्या मतलब होता है, एनिमल। क्या मतलब हुआ, एनिमल, यानी कि किसी भी एनिमल का सीड। यानी कि जैसे क्या हुआ, प्लांट्स है। पहले हम प्लांट्स पढ़ने लगे थे, पुराने टाइम में रिसर्च हुई तो प्लांट्स का हमें पहले पता चला कि प्लांट्स में सीड होता है और सीड को अगर हम उगा दो तो उस सीड से क्या होगा, एक नया प्लांट जो है वो बन जाएगा। उसी तरीके से एनिमल्स में जो स्पर्म होगा, एनिमल्स में यानी कि जो मेल्स हैं, मेल एनिमल्स, उसमें जो स्पर्म होगा वो क्या होता है, वो मेल गैमीट होता है। स्पर्म इज द मेल गैमीट, स्पर्म इज द मेल गैमीट, यानी कि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक सीड का। सीड किसको बोल सकते हैं हम सीड बोल सकते हैं ओवरऑल हम किसको, कि हमारा जो जाइगोट है उसको हम एक सीड बोल सकते हैं, है ना। ये क्या है, सीड का एक हाफ हिस्सा है, 1/2 हिस्सा है इसका। ठीक है, एक हाफ हिस्सा है एक सीड का हमारा स्पर्म, अदर हाफ क्या है, एग। स्पर्म और एग मिला के क्या बनाएंगे, जाइगोट। वो क्या होगा, वो है फंक्शन, क्योंकि जाइगोट से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन सकता है, स्पर्म से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, क्योंकि स्पर्म क्या है, हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर 23 है। और हमारे पास हैप्लॉइड यानी कि जो प्रॉपर हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होता है, ह्यूमन बीइंग जो होगा वो डिप्लॉइड होता है 46 क्रोमोसोम है। 23 इसके पास है, 23 एग के पास है, मिला के बनाएंगे 46, मिल के बनाता है टोटल प्रॉपर। लेकिन ओवरऑल इसका मतलब स्पर्मेटोजोआ का मतलब निकालो तो स्पर्म का मतलब होता है बच्चे सीड और जोन का मतलब होता है एनिमल। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसके कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला पार्ट आ गया इसका हेड, दूसरा आ गया नेक, तीसरा आ गया मिडल पीस एंड द फोर्थ आ गया टेल। ठीक है, क्या क्या पार्ट है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, अपने आप को याद रखो, हमारा हेड हो गया, नेक हो गया, पेट यानी जो हमारा टोर्सो है वो हमारा हो गया मिडल पीस, और हमारे जो पैर हैं, पैरों को हमने बोल दिया टेल। ठीक है, इस तरीके से याद रखो 4 पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड द टेल। फिर कहा गया द स्पर्मेटोजोन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द हेड, नेक, मिडल पीस एंड अ टेल। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं एक बार बच्चों, डायग्राम में आते हैं। डायग्राम में क्या है, सबसे ऊपर वाला एरिया ये है हमारा हेड। ठीक है, हेड में क्या दिखाया गया है, हेड में आपको 2 पार्ट दिखाए गए हैं, पहला न्यूक्लियस और दूसरा एक्रोसोम। घबराने की बात नहीं, क्या है एक्रोसोम बताएंगे अभी। ठीक है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम आ गए। अभी के लिए आप स्ट्रक्चर देख लो कि स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन अभी हम डील करेंगे। हेड आ गया, हेड और मिडल पीस जो कनेक्टर छोटा सा है ये जंक्शन। ठीक है, इसको हमने बोल दिया नेक, बहुत छोटा नैरो, ये जो नैरो सा पार्ट है। ठीक है, बहुत नैरो होगा। किस तरीके से होगा, इस तरीके से हेड है और इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा मिडल पीस। तो ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को हम कहेंगे नेक, जहां से कनेक्ट हो रहा है। नेक इज द पॉइंट वेयर द हेड इज कनेक्टेड टू द मिडल पीस। क्लियर। फिर जो मिडल पीस है वो भी इंपॉर्टेंट, कि मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और स्पाइरल शेप में है। ये भी पूछ लिया जाता है बच्चों, पूछ लिया जाता है कि जो स्पर्म है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है, स्पाइरल है, क्यूबॉइडल है, किस तरीके की शेप है, शेप पूछ ली जाती है। तो क्या है शेप इसकी, स्पाइरल शेप है, स्पाइरल शेप में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो आउटर लेयर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाएगा, नीचे पीछे की साइड क्या होगी, इसकी टेल होगी, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला होता है ना बैक्टीरिया में, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। उसी तरीके से स्पर्म जो है, स्पर्म में भी टेल है जो कि हमें उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगी। क्लियर बात। ठीक है, क्लियर है स्ट्रक्चर इसका, 4 पार्ट्स इसके क्लियर। चलिए
आगे बढ़ते हैं, कहा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। कोई भी सेल ले लो बच्चों, कोई भी सेल, एनी लिविंग सेल इन द वर्ल्ड, हर एक लिविंग सेल की जो आउटर लेयर होगी वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लेयर होगी जो कि उसको उस सेल के इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करके रखेगी फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखेगी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल। तो स्पर्म क्या है? स्पर्म इटसेल्फ इज अ सेल, सिंगल सेल है स्पर्म भी। तो स्पर्म में भी क्या होगा बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी? एनवेलप करेगी पूरी की पूरी बॉडी को। क्लियर? ये जो आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई है यहाँ पे, जो ब्लू कलर में दिखाई गई है, ये वाली, ठीक है, इसको हमने क्या बोला? इसको हम बोल देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इधर भी प्रेजेंट है ना, ये ब्लू कलर वाली, ये देखिए, ये है ना, ये ब्लू वाली, इसको हमने बोला, इस लेयर को हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द हेड के बारे में कहा गया है, द हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोन कंटेन्स एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हेड में क्या था? हमने क्या देखा था बच्चे? हेड के अंदर क्या था? हेड के अंदर दो चीजें थी। हेड जो था हमारा जो हेड था, हेड के अंदर दो चीजें थी। पहली चीज थी न्यूक्लियस और दूसरी चीज थी एक्रोसोम। दूसरी चीज क्या थी? एक्रोसोम। तो हेड के अंदर तो बता दिया कि पहली चीज क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा है? हैप्लॉइड है, ये भी बता दिया। न्यूक्लियस किस तरीके का है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। फिर बता दिया हेड इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द एक्रोसोम। ठीक है, ये अगर हेड है तो यहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट है, दिस इज द एक्रोसोम। और यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। क्लियर? ठीक है, इसमें आप देखिए इस डायग्राम में हमारे पास क्या है? स्पर्म का हेड है दिखाया। ये रियल लाइफ पिक्चर है और डायग्रामेटिक पिक्चर है। इसमें क्या है बच्चों? ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्रोसोम है। क्लियर? ये हमारा एक्रोसोम है, यहाँ पे ये हाफ, दिस पोर्शन, दिस इज द एक्रोसोम। क्लियर? अब एक्रोसोम क्या करता है उसका फंक्शन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एक्रोसोम? द एक्रोसोम कंटेन्स न्यूमरस एंजाइम। एक्रोसोम में क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स हैं। इट कंटेन्स न्यूमरस एंजाइम्स। अब एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? कौन कौन से एंजाइम? पहले ये भी देख लीजिए, प्रोटीजेज, एसिड फॉस्फेटेजेज एंड हाइड्रोलाइडेज। ठीक है, क्यों है ये एंजाइम प्रेजेंट? बिकॉज दे हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। ओवम की फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं? फर्टिलाइजेशन कब होगा बच्चों? जब स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेगा ओवम के न्यूक्लियस के साथ, है ना, ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। और फ्यूजन के लिए क्या चाहिए? ओवम जो है, अब ओवम के अंदर भी क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हमने देखा था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ के, ब्रेक करके न्यूक्लियस तक पहुंचना कौन करेगा वो काम? ऐसा तो टूटेगी नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इजीली ब्रेक तो होगी नहीं। तो क्या होगा? जो स्पर्म का जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम रिलीज करेगा एंजाइम्स को। ये वाले जो एंजाइम्स है, प्रोटीजेज, फॉस्फेटेजेज, ठीक है, एंजाइम्स को रिलीज करेगा। एंजाइम्स क्या करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसके कंटेंट्स को डिग्रेड कर देगा। डिग्रेड करके वो टूट गए और फिर डायरेक्टली क्या करेगा? जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो रिलीज हो जाएगा ओवम के अंदर और वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक्रोसोम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए सबसे ऊपर की साइड प्रेजेंट है, सबसे ऊपर की साइड प्रेजेंट है, क्योंकि सबसे पहले एक्रोसोम के जो कंटेंट्स हैं वो रिलीज होंगे। क्योंकि ओवम क्या है? यहाँ पे मान लीजिए अगर ओवम है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ओवम का न्यूक्लियस है, दिस इज ओवम, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज द एग। क्लियर? ठीक है, अब इस यहाँ पे एक्रोसोम ने क्या किया? रिलीज होके एंजाइम्स को रिलीज किया। एंजाइम रिलीज हुए, फिर क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी वो ब्रेक कर गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटने के बाद क्या होगा? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी रिलीज हो जाएगा और क्या करेगा? ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा एंड आफ्टर द फ्यूजन इट विल फॉर्म द जाइगोट। क्लियर? इसीलिए एक्रोसोम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्लियर? इसके बाद कहा गया है मिडिल पीस के बारे में, द मिडिल पीस possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of the tail। यानी कि जो मिडिल पीस है उसमें हमने देखा था स्पाइरल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया क्यों प्रेजेंट है? स्पाइरल फॉर्म में क्यों ही है? पहली बात तो
स्पाइरल फॉर्म में इसलिए क्योंकि ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो पाए, अगर सीधा प्रेजेंट होगा तो कम हो पाएगा। स्पाइरल फॉर्म में क्या होगा, ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट हो पाएगा विद इन अ लिमिटेड स्पेस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो हमारा स्पर्म क्या करता है, मूव करता है। स्पर्म क्या करेगा, मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, वजाइना में एंटर करेगा। वजाइना में एंटर करने के बाद कहां तक जाएगा, एम्पुला इस्थमस जंक्शन तक जाएगा। रिमेंबर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट वी स्टडीड अर्लियर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहां होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन हमारा होता है एम्पुला इस्थमस जंक्शन में। ठीक है, और एम्पुला इस्थमस जंक्शन में फर्टिलाइजेशन जब होगा हमारा, तो उसके लिए इतना ट्रेवल करना पड़ेगा स्पर्म को, वजाइना से लेके एम्पुला इस्थमस जंक्शन तक उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। उस ट्रेवलिंग के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, वो एनर्जी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और द स्पर्म मोबिलिटी इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जल्दी जाना होगा उसको, ठीक है, बहुत स्पीड में जाना, बहुत फास्ट जाना होगा, अदरवाइज क्या होगा, फीमेल की बॉडी है, फीमेल की बॉडी में क्या होगा, हमें क्या लगेगा कि कोई आउटसाइड सेल एंटर कर गई, कोई फॉरेन की सेल एंटर की, कोई बाहर की सेल है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद की तो सेल है नहीं, कोई बाहर की सेल एंटर की है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। फीमेल्स का क्या हो जाएगा, फीमेल्स का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, और फीमेल का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तो वो स्पर्म्स को मार देगा, किल कर देगा। ठीक है, तो स्पर्म चाहिए बहुत ज्यादा स्पीड में, स्पर्म चाहिए बहुत ज्यादा स्पीड में जाके एग तक पहुंच जाए, तुरंत जाके क्या हो जाए, फ्यूजन हो जाए। फ्यूजन होने के बाद तो क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज आवर ओन सेल। फीमेल्स में क्या होगा, वो समझेंगे अपनी खुद की सेल, इसको तो नहीं माना, वो तो ओवम तो खुद का ही है ना, सिर्फ न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, तो फिर उसको नहीं मानेंगे। इसीलिए स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हो पाए। आज के टाइम में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, हम बहुत सारे केमिकल्स का भी इनटेक ले रहे हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा चीजें हम ऐसी कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, आजकल बहुत ज्यादा मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो जनरली जो मेल इनफर्टिलिटी होती है वो स्पर्म मोबिलिटी की ही होती है, कि उनके जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म की स्पीड होती है वो इतनी फास्ट नहीं हो पाती। ठीक है, इतनी फास्ट नहीं हो पाती। और इसी तरह से बच्चों एक फैक्ट और है कि हमारे पास जो स्पर्म्स हैं, जो मेल जो स्पर्म रिलीज करते हैं वो मिलियंस में स्पर्म रिलीज करते हैं। सिंगल इजैकुलेशन में वो बहुत सारे स्पर्म रिलीज करते हैं, क्योंकि उनको पता है 80 to 90% स्पर्म्स क्या है वो मर जाए। इनफैक्ट 99.9% स्पर्म्स जो हैं वो मारे जाते हैं। ठीक है, वो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वजाइना की जब में एंटर करेंगे तो फीमेल बॉडी इनको एज ए फॉरेन सेल समझेगी और उनको मार देगी, बाय क्या करेगी, बाय जनरेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर, कुछ एक आधे स्पर्म्स हैं जो इतने फास्ट हो पाएंगे, जो कि क्या करेंगे, फ्यूज कर पाएंगे। सिंगल एक ही स्पर्म चाहिए फ्यूजन के लिए तो हमें, लेकिन मिलियंस में रिलीज होते हैं। ठीक है, मिलियंस में रिलीज होंगे, क्योंकि ज्यादातर वो मर जाते हैं। अगर रिलीज ही कम होंगे, अगर हमारे पास रिलीज ही हजारों में हुए, ठीक है, 2-3 हजार 5 हजार रिलीज हुए, तो वो तो वैसे ही मर जाएंगे, वो ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो मेल इनफर्टिलिटी को लेके मेजरली 2 प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली। कौन सी, पहली प्रॉब्लम तो नंबर की, उनका नंबर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, नंबर जो है वो बहुत कम हो जाता है। और दूसरी चीज क्या होगी, मोबिलिटी, यानी कि जो स्पीड है, स्पीड भी कम हो जाती है। अगर दोनों ही चीजें ना हो तो क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें हिंड्रेंस आती है, यानी कि वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मेल जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स का नंबर भी ज्यादा चाहिए, उनकी स्पीड भी ज्यादा चाहिए। तो स्पीड ज्यादा कौन करेगा, स्पीड ज्यादा करेगा हमारा मिडिल पीस के अंदर जो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा कि हाँ सब एनर्जी है तेरे पास, तू जा मूव। ठीक है, इतना स्पीड से वो मूव करेगा। यहाँ आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा हमारा स्पाइरल शेप्ड में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं बच्चों मिडिल पीस। ठीक है, और सबसे ऊपर हेड में हमारे पास क्या प्रेजेंट था, हेड में हमारे पास प्रेजेंट था एक्रोसोम, जो कि एंजाइम्स को रिलीज करेगा, जो कि ओवम की जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनको ब्रेक डाउन कर देगा। न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज कर जाएगा ओवम से। टेल जो है वो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, फिर अगर अब मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग कोइटस, यानी कि इंटरसेक्स के इंटरकोर्स के बारे में, जब हम इंटरकोर्स करते हैं, यानी कि जिसको हम कोइटिस या फिर हम सेक्स भी बोलते हैं भाषा में, उस टाइम क्या होगा, सिंगल इजैकुलेशन के टाइम में 200 से 300 मिलियन, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो रिलीज होते हैं। कितनी हाई अमाउंट है, कितना हाई नंबर है ये, है ना। 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज किए जाते हैं पर इजैकुलेशन। ठीक है, और इनसे 99.9% जो है इनमें से वो मार दिए जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, ये फॉरेन सेल्स हैं, बाहर की सेल्स है, फीमेल बॉडी की नॉर्मल सेल्स नहीं है, और इसलिए ज्यादा सेल्स जो है इनमें इनकी डेथ हो जाती है।
क्लियर। फिर कहा गया एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप and at least 40% of them must show vigorous motility for the normal fertility। फर्टिलाइजेशन होने के लिए एक मेल को हम बोल पाए कि ये मेल जो है ये फर्टाइल मेल है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये फर्टाइल है, यानी कि इस मेल में कैपेसिटी है किसी फीमेल को क्या करने की, फर्टिलाइज करने की, यानी कि प्रेग्नेंट करने की। तो क्या होना चाहिए, उसके स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए। पहली बात तो उसका जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट यानी कि कितने नंबर ऑफ स्पर्म्स वो रिलीज करता है पर इजैकुलेशन, वो होना चाहिए हमारे पास 200 से 300 मिलियन पर स्पर्म पर इजैकुलेशन, ठीक है। और इनमें से भी 60% क्या होना चाहिए, 60% नॉर्मल होनी चाहिए। कभी कभी नॉर्मल नहीं हो पाती, अब नॉर्मल शेप साइज हो जाती है, ठीक है। 60% की तो नॉर्मल शेप होनी चाहिए और 40% की हाई स्पीड होनी चाहिए, एकदम हाई स्पीड, एक्सट्रीम हाई स्पीड जो है वो होनी चाहिए। तो एक्सट्रीम हाई स्पीड होगी तभी तो जाके वो क्या कर पाएंगे, फ्यूज कर पाएंगे एग के साथ। क्लियर। तो ये रिक्वायरमेंट्स है मेजर तरीके से, ओवरऑल मेजर तरीके से रिक्वायरमेंट्स है। ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तभी क्या हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा हो पाएगा। क्लियर। मूविंग अहेड, द स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स। स्पर्म रिलीज किए थे, किसने रिलीज किए थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने बनाए थे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होके कहाँ जाएंगे, एसेसरी डक्ट्स में जाएंगे। कौन कौन से एसेसरी डक्ट्स थे बच्चों, सबसे पहले जाएगा हमारे पास रेटे टेस्टिस में, रेट टेस्टिस से जाएगा वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया से जाएगा एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस से जाता है वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस हमारी कनेक्टेड होती है पीनस से, और पीनस के थ्रू वजाइना में रिलीज जो है वो कर दिए जाते हैं स्पर्म्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोइटिस और इंटरकोर्स। क्लियर। फिर कहा गया सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमस, vas deferens, seminal vesicles, prostate glands are essential for the maturation and mobility of the sperms। हमारे पास जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, एसेसरी डक्ट्स हैं, ये भी कुछ कुछ सिक्रीट करते हैं, कुछ कुछ सिक्रीट करते हैं। जैसे कि हमने वेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स देखे थे फीमेल में, जो कि लुब्रिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं। मेल में देखा था बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। वहीं पे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी कुछ कुछ क्या है, सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं स्पर्म को मोबिलिटी में, ठीक है। स्पर्म को मोबिलिटी में हेल्प करेंगे, स्पर्म के सर्वाइवल में हेल्प करेंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या है बच्चों, फीमेल का जो वजाइना होता है उसके अंदर एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है फीमेल के वजाइना में। और फीमेल के वजाइना में एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों है, क्योंकि फीमेल का वजाइना एक ओपन स्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड है, तो बैक्टीरिया फंगस जो है वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया फंगस की जो है वो डेथ हो जाएगी, वो लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे वहां पे। तो क्लीन एनवायरनमेंट रहेगा वजाइना का, इसीलिए वजाइना का क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट अपना रखता है। वहीं पे अगर स्पर्म्स इतने एसिडिक एनवायरनमेंट में एंटर कर गए तो स्पर्म्स भी मर जाएंगे, स्पर्म्स क्या इतने एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या है बच्चों, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बाकी एसेसरी डक्ट्स जो सिक्रीशंस हैं वो ऐसे सिक्रीशन रिलीज करते हैं कि जो वजाइना का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाए, ये अल्कलाइन सिक्रीशंस करेंगे। वजाइना का क्या है, एसिडिक है। स्पर्म वाले सिक्रीशंस क्या है हमारे पास, ये क्या करेंगे, मेल एसेसरी डक्ट या फिर मेल एसेसरी हमारे पास ग्लैंड्स जो हैं ये अल्कलाइन सिक्रीशंस करेंगे। तो एसिडिक और अल्कलाइन मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एनवायरनमेंट जो है वो हमारा हो जाएगा। उसी न्यूट्रल एनवायरनमेंट में हमारे जो स्पर्म्स हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे। क्लियर। वो हमारे जो स्पर्म्स हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद कहा गया सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट्स द सीमेन। ठीक है, जो मेल जो रिलीज करेंगे, जब पीनस जो रिलीज करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, तो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का रिलीज नहीं होता, स्पर्म के रिलीज के साथ साथ कुछ सिक्रीशंस का भी रिलीज होता है फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, वो सिक्रीशंस क्या होंगे, अल्कलाइन होते हैं नेचर में, जिसकी वजह से वजाइना का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको वो न्यूट्रलाइज कर पाए। क्लियर बात। तो उसी को हम कहते हैं सीमेन। तो हम बोलेंगे इजैकुलेशन में क्या रिलीज होता है, इजैकुलेशन में सीमेन का रिलीज होता है, नथिंग बट जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पर्म्स प्लस द सिक्रीशंस, प्लस द सिक्रीशंस। क्लियर। चलिए आगे देखा गया द फंक्शंस ऑफ द मेल the functions of the male accessory ducts and the glands are maintained by the testicular hormones। ठीक है,
ओ है यहाँ पे हार्मोन्स। क्लियर बात? ठीक है, यानी कि क्या हुआ, हमारे पास इनका जो फंक्शंस है, हमें देखा था हार्मोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कैसे देखा था हमने? देखा था LH और FSH क्या बनाते हैं? ये हार्मोन ही है हमारे पास, जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मियोजेनेसिस को, है ना। तो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारे पास जो है वो मेंटेनेंस रहती है स्पर्म्स की। तो हार्मोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, ये हम देख चुके हैं पहले से। चलिए आपके लिए MCQ आ गया है, देखिए, द सिक्रीशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द स्पर्म हेल्प टू एंटर द ओवम। ठीक है, कौन से पार्ट के, स्पर्म का पार्ट पूछा है, सबसे पहले तो ध्यान देना है। पार्ट ऑफ द स्पर्म, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के कितने पार्ट थे वो याद रखना है आपको। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट में, हेड, नेक, मिडल पीस एंड द टेल। ठीक है, ओवम में एंट्री में कौन हेल्प करता है? एंट्री में सबसे पहले कौन एंटर करेगा? हेड एंटर करेगा, है ना। तो इसका मतलब हेड का कोई ना कोई पार्ट होगा। अब हेड कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में। पहला आ गया इसका एक्रोसोम और दूसरा आ गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो फ्यूज करेगा, है ना। तो कौन हेल्प करेगा? हेल्प करेगा हमारा एक्रोसोम। आंसर आ गया बच्चों आपका एक्रोसोम। टेल जो है वो तो मूवमेंट में हेल्प करेगा। नेक जो है वो तो ज्वाइन करता है मिडल पीस को, और मिडल पीस क्या करेगा? मिडल पीस में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा मूवमेंट के लिए। क्लियर? स्पर्म का स्ट्रक्चर क्लियर है? स्पर्म के स्ट्रक्चर में बच्चों 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है हेड, हेड में प्रेजेंट है एक्रोसोम, न्यूक्लियस। एक्रोसोम हेल्प करेगा एंट्री में, न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करेगा ओवम के न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि इसमें सारी की सारी क्रोमोसोम प्रेजेंट है और सारी सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट है। नेक जो है वो ज्वाइन करती है हेड और मिडल पीस को। मिडल पीस में प्रेजेंट होता है स्पाइरल शेप का माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि प्रोवाइड करेगा एनर्जी मूवमेंट के लिए। टेल जो है वो मूवमेंट में हमारी हेल्प करेगी। तो ओवरऑल स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, वो यही सब है। और यहीं पे बच्चों हमारा जो स्पर्म है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है, उसके पार्ट्स हैं, उसके फंक्शंस हैं, वो खत्म होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप प्लीज हमसे पूछ सकते हैं। आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते खेलते रहिए। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।